आरटीआई एक्टिविस्ट लखनऊ से, और मेरा चैनल है आरटीआई सिविल वर्ल्ड सिविल आरटीआई न्यूज़। इसको सब्सक्राइब करें, देखें। और हमारे एक संगठन भी है वर्ल्ड सिविल आरटीआई एंड ह्यूमन राइट्स फोरम। इससे जुड़ कर के अपनी समस्याओं को हम आपकी समस्याओं को उठाएंगे। इससे जुड़े, इसके सदस्य बने। उसका सदस्यता शुल्क जो है 100 रुपये मात्र है, और इसको आप देख करके इसमें सक्रिय सदस्य और सामान्य सदस्य दोनों प्रकार के सदस्य हैं, बन सकते हैं। और बन करके हम ताकि मिल करके एक सब समाज का निर्माण करें, एक मानवाधिकार, ताकि मानव जी सके ऐसा समाज बनाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। क्योंकि बिना संघे शक्ति कलयुग में संघ में ही शक्ति है। बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ये संगठित होकर के सत्ता चलाने का काम करती हैं, और हम लोग संगठित होकर एक सिविल सोसाइटी, एक नागरिक समाज मिल करके क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इस पर हम लोग नज़र रख सकते हैं। तो संगठन में ही ताकत है कि हम लोग मिल करके एक करके 11, 101, 1001 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे संख्या। इसलिए हमको अभी हम बात कर रहे थे कुछ भूमि अधिग्रहण कानून की। भूमि अधिग्रहण कानून की ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, और हमेशा से भूमि अधिग्रहण होता रहा है। और जब भूमि अधिग्रहण हुआ है, जहाँ जहाँ हुआ है, उसका आगे जा करके उसका बहुत बड़ा विनाश भी हुआ है। तो वो इतिहास, उसको हम आपको बताना चाहेंगे। जो सरोवर बांध परियोजना है उसमें बनी, तो उसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने 30 जुलाई 2012 को लिखा हुआ था। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आज से करीब 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के धार जिले में पालियो नदी या पालियो नहर बहती थी। अभी इस संभावना को तलाशा जा रहा है कि इस पौराणिक नदी का नर्मदा से कोई संबंध था या नहीं, क्योंकि यह नदी भी नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वर्तमान में नर्मदा नदी इससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर बह रही है। इससे नर्मदा के उद्गम पर भी प्रकाश डाले जाने की उम्मीद है। तो ये 6000 नर्मदा नदी 6000.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी उस समय भी पालियो नहर ऐसा प्रमाण पाए गए। तो इसका मतलब भी नर्मदा नदी कोई वो बहुत पुरानी नदी है, और जहाँ पर जिस पर जो है बांध बनाया गया, सरोवर बांध, तो उससे जो है सारा मानव जीवन, और ये ऐतिहासिक भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनिकिया ने 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा से एक मानव फाजिली खोपड़ी की हड्डी खोज निकाली, जिसे नर्मदा मानव का नाम दिया गया। जो जावा मानव, पेकिंग मानव जैसा नाम है। दल जो सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग का था, वो निष्कर्ष पहुंचा कि हड्डी किसी महिला की है, जो कि आदि मानव की प्रागैतिहासिक पूर्वज रही होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नृतत्व शास्त्र विभाग ने इस पर रिसर्च किया। इसके प्रमुख DK भट्टाचार्य का कहना था कि शानदार खोज है, जो कि मनुष्य के उद्गम को लेकर दक्षिण एशिया में चल रहे अध्ययन की दिशा बदल देगी। उनके दल के सदस्यों का कहना है कि यह फाजिल होमो इरेक्टस का है, जो कि होमो स्पाइंस वर्तमान मेधावी मानव से पहले की प्रजाति है। होमो इरेक्टस का धरती पर काल 1,80,000 वर्ष से 2 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। तो वैज्ञानिकों का यह भी भय है कि विकास के आधुनिक मॉडल से प्राकृतिक स्थलों को हानि पहुंच रही है। भट्टाचार्य का यह भी कहना था कि नर्मदा पर बनने वाले बांधों से इन स्थलों के स्थायी डूब में आने की संभावना है। तो नर्मदा नदी में नुकसान एक मानवता का भी हुआ, एक इतिहास भी उसके अंदर दफन हुआ, ये इसकी कहानी कही जाती है। इंदिरा सागर, नर्मदा नदी पर बनने वाला ये अंतिम बड़ा बांध महेश्वर स्थित है। इसकी आंशिक डूब में पुरातात्विक महत्व के नावड़ा टोली जैसे स्थान आ रहे हैं। गुजरात में निर्मित सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना के लिए बने जलाशय में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सैकड़ों गांव व हजारों परिवार आ रहे हैं। इस बांध की डूब में
एक पूरी सभ्यता आ रही है, खाली मनुष्य नहीं आ रही है, एक सभ्यता का अंत होने वाला है। गौरतलब है कि जमीन में की डूब में सिर्फ जमीन नहीं जाती, महज परिवार और लोग नहीं उजड़ते, बल्कि उससे पूरा सांस्कृतिक परिवेश उजड़ता है। ये विस्थापन किस हद तक विनाशकारी सिद्ध होता है, इसके बारे में सुप्रसिद्ध विचारक कपिल तिवारी ने कहा, वन भूमि अपने निवासी को एक सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जनपद है, यानी तुम्हारी संस्कृति का घर। अब वो व्यक्ति नए वातावरण में संस्कृति वो संभव नहीं है। विस्थापित व्यक्ति का सांस्कृतिक वातावरण वैसा नहीं हो सकता। इस नए स्थान मनुष्य महज जिंदा रह सकता है। अगर उसको विस्थापित कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह रहने का व्यवस्था की जाएगी, तो वहाँ जिंदा तो रह सकता है, लेकिन उस प्रकार से पल बढ़ नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य के जीने के लिए केवल आनंद की भावना भी अनिवार्य है। सबसे पहले संस्कृत का निर्माण होता है, बाद में मानस का। संस्कृत शब्द जनपद बनने में सहस्राब्दियाँ लगती हैं। किसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण बदलने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर निवास व बसाहट की निरंतरता बनी रहे। नर्मदा घाटी पर इसे सटे हुए स्थानों पर बसाहट, लोग बसे रहते हैं, निरंतरता मिलती है। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक हमारे इतिहासकारों का सामान्य पर मानना था कि भारतीय संघ का दूसरा चरण कमोवेश आर्यों के आगमन अर्थात करीब 15,000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। अतएव से दुनिया की न्यूनतम संस्कृत जैसी संज्ञा देने लगे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में भारत के पुरातत्व विभाग ने पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा और सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो के लिए उत्खनन में पाया कि ताम्रयुग के पहले भारत में एक उन्नत नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। बाद में उत्खननों से ये बात सामने आई कि संस्कृत यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी परिधि में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़ का हिस्सा भाग भी आता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पश्चिमी तटों पर क्षेत्र फैला हुआ था। ये आश्चर्य का विषय है कि नर्मदा नदी घाटी को सभ्यता के विकास की राह समझने के महत्व नहीं दिया गया जितना चाहिए था, कि वहाँ पर भी हजारों वर्ष से पहले वहाँ सभ्यता पाई गई। भारतीय सभ्यता की नींव सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति से शुरू होती है, लेकिन हम भूल गए कि संस्कृतियाँ किसी आकृति की तरह नहीं होती। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इतिहास के पूर्व दाहिने तट पर स्थित खापर खोड़ा में किए गए नर्मदा किनारे आरंभिक ऐतिहासिक काल, बरास्ता, लौहयुग, सतत प्रवाहमान संस्कृत के सांस्कृतिक धारा के प्रमाण मिले हैं। वहाँ पश्चिम निर्माण के पीपरी एवं उठावट में उत्खनन के दौरान पाया गया। नर्मदा घाटी में जो पाया गया वो अन्य नहीं पाया गया। लौहयुग के तुरंत बाद खापर खेड़ा नदी किनारे महत्वपूर्ण बसाहट बन गई। यहाँ की काली मिट्टी पाई गई, काली ईंटें पाई गई, ये सब उसकी ऐतिहासिक थी। अवशेष पाए गए। ऐतिहासिक काल के दौरान मजबूत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ मौजूद थी, ये इसके प्रमाण पाए गए। विशिष्ट शिल्पों, इतिहासकारों, मिट्टी शिल्प, सुनार, तांबा, लोहारों के प्रमाण भी वहाँ पर पाए गए। वहाँ मनके, मोती, हड्डी के उत्पाद बनाने, सीपियों से चूड़ी बनाने के प्रमाण भी मिले। ऐतिहासिक काल में खापर खोड़ा की वसाहट मूलतः एक व्यापारिक केंद्र जैसी थी। ये कोई वहाँ पर व्यापार का एक मुख्य केंद्र था, जहाँ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता था, अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए भेजा जाता था। इस अनुमान को बड़ी संख्या प्राप्त सिक्के, मोहरे, मोहरबंदी, लाख की प्राप्त हकीकत में बदलते प्रतीत पाए गए। वहाँ लकड़ी की अनूठी मोहर जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के प्रतीत होती है, प्राप्त लकड़ी के सर्वाधिक प्राचीन मोहर भी वहाँ कहा जा सकता है। पुरातत्व के 1991 के अंक में मध्य प्रदेश के थार जिले में नर्मदा के नदी के दाहिने तट पर थार जिले में एक स्थित खापर खोड़ा गांव विशाल सरदार सरोवर बांध के जलोत्सव में डूबने आने वाला है, ये बात पुरातत्व विभाग ने कही थी। खापर खोड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है खापर यानी मटका अर्थात टूटे हुए मटकों का गांव। इस टीले के उत्तर पश्चिम से एक छोटी धारा बहती थी जो नर्मदी नदी में मिल जाती है। नदी के किनारे चट्टाने होने से यहाँ क्षरण नहीं हुआ था, इसी कारण आदि मानव यहाँ पर आके बसा होगा। सी ओटा जो उत्खनन विभाग के पुरातत्व विभाग के थे, उन्होंने कहा शायद इसी कारण ओटा को उत्खनन से मिट्टी के अनेक प्रकार के रंगों, बर्तनों, जिन पालिश हुई पायदार चक्की, मिट्टी के त्वचा रगड़ने वाले औजार, कान के जड़ाऊ, जेवर, मूसली, अत्यंत छोटे पत्थर भी मिले, जो कला सामग्री ताम्रयुगीन युग की ताकीद है। साथ ही यहाँ से
300 मीटर पश्चिमी दूरी पर मंदिर के अवशेष भी मौजूद मिले। मंदिर भी वहाँ पाया गया, पुराने प्राचीन मंदिर। ताम्रयुगी ने आरंभिक ऐतिहासिक काल के सांस्कृतिक पक्ष को उजागर करने के लिए हर स्थल जो डूब में आने वाले हैं इसे तत्काल उत्खनन किया जाए। ये भी उस समय पुरातत्व विभाग ने कहा कि उनको मालूम था कि ये आने वाले हैं डूब में, इसलिए इसका पहले ही उत्खनन कर दिया जाए, यानी उत्खनन जल्दी से हो जाए ताकि उसको प्रमाण ले लें और उसको डूब में आने दें। और लेकिन इसके पहले भी नर्मदा घाटी का क्षेत्र नगरी, साथ ही साथ वन आधारित अरण्यक सभ्यता की गवाह है। वहाँ जंगल भी पाया गया। यह दुखद है कि अभी तक यानी 122 मीटर तक की ऊंचाई तक आई डूब में आदिवासियों को अधिक खमियाजा उठाना पड़ा है। 122 फीट के बांध जो बनाए गए उसमें बांध के 70 मीटर दरवाजे अगर लग जाते हैं तो डूब की विकरालता मध्य प्रदेश के निमाड़, महाराष्ट्र के पठार में भी साफ दिखाई देने लगेगी। आज बांध 122 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ऐसे लोग खासकर आदिवासियों का पुनर्वास भी बाकी है, जबकि 80 मीटर की ऊंचाई में भी तमाम गांव लोग डूब चुके थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील अब एक जिला बन गई है। जलसिंधी गांव के रूप में डूब में आने वाला था। यहाँ के एक प्रधान बाबा थे जो महरिया, जिन्होंने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये सरकारी तामझाम से लोग आते हैं जंगल में। जैसे आप लोग समझते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे और हम इस जगह को नहीं खाली करेंगे, हम हटेंगे नहीं, नारा लगाते हुए उसी जगह बैठे हुए हैं। क्योंकि आप सरकार सोचती होगी कि हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं हैं। मिलजुल कर हम अपने खेती करते हैं, बांध बनाते हैं, किसान हैं, यहाँ अच्छी फसलें होती हैं। धरती माता पर हम हल चलाकर उसको फसल पकाते हैं। यहाँ की मिट्टी और ये सभी फसलें कौन कौन सी हैं इसके बारे में उन्हें बताया। फिर बांध निर्माण करने वालों में न तो पुरातन संस्कृति को सहेजने का प्रयास किया और न ही वर्तमान सजीव संस्कृति को जमीन को डूबने दिया गया। 29 नवंबर 2010 की बैठक हुई भारत सरकार द्वारा भारत भर में, जिसमें नर्मदा घाटी भी शामिल है, पाई गई पुरातत्वीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को मान्यता देती है। समृद्ध ऐतिहासिक विरासतें नष्ट हो जाएंगी, ये बात रिपोर्ट में कही गई। बांध की ऊंचाई भी बढ़ने से खतरा है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सूची के स्थान भी डूब जाएंगे। दक्षिण एशिया में संभवतः एकमात्र स्थान है जहां मनुष्य के फाजिल वाले प्रमाण मिले हैं। अतः ये कहा जा रहा है कि नर्मदा घाटी दक्षिण एशिया में मनुष्य के विकास को समझने और दक्षिण एशिया की संस्कृति को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। ये पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण अपने रिपोर्ट में कहा था। डूब के पहले आदि पाषाण युग के अवशेषों का उत्खनन हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित 120 गांवों के पुरातत्वीय स्थलों, महत्व के स्थलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। 73 गांवों के दूसरा अध्ययन जुलाई 1991 में हो चुका था। 1993 में कार्य योजना बनाई गई, मध्य प्रदेश शासन ने बनाया, और 2007 की न्यूनतम योजना के अनुसार 29 स्मारकों को अत्यंत महत्वपूर्ण, 15 स्मारकों महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखा गया। मध्य प्रदेश ने पर्यावरण उपदल भी गठित हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ऐतिहासिक शाखा डेक्कन महाविद्यालय की शीला मिश्रा द्वारा किए गए संयुक्त उत्खनन में पूरा पाषाण युग 1 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व में शुतुरमुर्ग के अंडे से मोती निर्माण वाले स्थान का अस्तित्व प्रकाश में आया। शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके से मोती बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं के अलावा यहाँ मोतियों में छेद करने वाले मूल्यवान पत्थर के छेद करने वाले औजार, ड्रिल भी वस्तुएं मिले यहाँ पर पाए गए। कि ये भी हुआ कि 1 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे से मोती निर्माण किया जाता है, इसके भी प्रमाण पाए गए। यहाँ ड्रिल मशीन पाई गई, पत्थरों की वस्तुएं, अंगीठी दान भी मिले। नर्मदा नदी के किनारे से यह स्थान सरोवर बांध की डूब में खतरे में है, ये रिपोर्ट में आया था। वह VAHSAN यानी जिन प्रमाणों के आधार पर हम अपनी संस्कृति को लाखों लाख वर्ष पीछे तक ले जा सकते हैं, उन्हें चंद भौतिक सुखों के लिए नष्ट कर देना क्या उचित है। हमें ध्यान रखना होगा कि सभी मानव संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया जैसी नदियों के घाटियों के समांतर विकसित रहीं, प्रदान करती रहीं। नर्मदा घाटी भी इसी तरह की सभ्यताओं पर रही।
दुख तो तब होता है जब हमारे राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्कृत व इतिहास को लेकर अत्यंत सजग रहे हैं। भारत की एक खोज जैसी असाधारण पुस्तक भी के लेखक थे, फिर भी उन्होंने संस्कृत विनाश शुरुआत पहले उसको नहीं रोका। तो और पुरातत्व विभाग के ये स्थान डूब गए, जबकि मानवाधिकार भी हमारा कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 27 में कहा है, हमें अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से तारतम्य बैठाने की क्षमता बनाए रखने हेतु सांस्कृतिक विरासत की विविधता आवश्यकता है। इसी के साथ इसकी आवश्यकता ज्ञान के माध्यम विकसित करने हेतु भी है, जो किसी अन्य तरीके से तैयार नहीं हो सकती। विश्व बैंक, जो कि दुनिया भर के विकास कार्यों की धन उपलब्ध कराता है, विश्व बैंक ने भी 1999 में अपने द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की सांस्कृतिक विरासत हेतु एक विमर्श का आयोजन किया था। इसका विषय था संस्कृत एवं सुस्थिर विकास आधार एवं कार्य योजना, जिसे अब संस्कृत एवं सुस्थिर विकास कार्यवाही का ढांचा नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी संस्कृत स्थलों को बचाने की बात कही थी और हमारा इतिहास भी उसमें था, लेकिन फिर भी भारत में पुरातत्व स्मारकों स्थानों का संरक्षण संबंधी कानून बना। भारतीय बहुमूल्य क्षतिपूर्ति अधिनियम 1978, जिसे अधिनियम 1972 सन 1958 में लागू पुरातन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम सन 1962 में तैयार नियम एकमात्र कानून है। स्मारक इसके अंतर्गत आते हैं। नर्मदा घाटी सूची में इसको नहीं रखा गया। हमें सोचना होगा कि 1310 किलोमीटर बहने वाली नर्मदा नदी, जो 1310 किलोमीटर जिसकी लंबाई है बहने की, जो अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में भदूज के पास अरब सागर में मिलती है, और दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचाया जाए? अपने मनोहरित विख्यात अमरकंटक के जन्म की वजह से अमार्जा मैकल पुत्री जाने की कहने जाए, मैकाल कन्या रुद्र की पुत्री होने की वजह से रुद्र कन्या, ये इसकी पौराणिक महत्व है। इसको विदिशा भी कहा गया, चंद्रकला कहा गया, रंजना कहा गया, कई इसके उपनाम दिए गए। नर्मदा पुराण पूरी इसका अपना नर्मदा पुराण है। लाखों वर्षों के मौसम भौगोलिक मत्स्य पुराण में भी इसका उल्लेख है कि सरस्वती नदी में 3 बार, यमुना में 7 बार, गंगा में 1 बार स्नान से पापों का नाश होता है, मगर नर्मदा के दर्शन के मात्र से ही पाप मिट जाते हैं, यह भी कहा गया। शंकराचार्य से लेकर कबीर और सिंगाजी तक संतों ने यहाँ पर तप किया। इसके तट के किनारे शैव वैष्णव दोनों सांप्रदायिक संप्रदायों का धार्मिक स्थल विद्यमान है। नर्मदा मानव की उत्पत्ति नहीं, बल्कि अफ्रीका, पश्चिम के ओमिनाइट और भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया से पुरातन संबंध जोड़ सकते हैं। क्या इसे यूं ही नष्ट हो जाने दें? नर्मदा घाटी पुरातन स्थल विरासत स्थलों की क्षमता को उजागर करता है। इस पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों ही इसमें 3 राज्य आते हैं। लाखों लाख सालों की सभ्यता की नेता को क्या बांध जिनकी आयु 50, 60 या 100 साल होती है उसको नष्ट कर दिया जाएगा? ये सब होते हुए भी उसको नष्ट होने दिया गया। तो आगे फिर हम बताएंगे इसके बाद में, अगले इस एपिसोड में बने रहिएगा और फिर देखिएगा अगला एपिसोड। इसके बाद में हम इस पर पूरी ये अधिग्रहण की पूरी कहानी है, उसको हमको आपको सबको बताना, जानना चाहिए, ताकि हम समझ सके ये सरकारों ने जो प्रारंभ से ही पाप किए हैं, जो कांग्रेस ने पाप किए थे, तो उसको परिणाम उसको भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे कार्य जो है उसको नहीं करने चाहिए थे और वो आज तक